कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द बैंक्स या तो उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेज। इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, डिक्लेरेशन लेना पड़ता है इंटरप्रेनर्स का। आरबीआई एडवाइस करता है बैंक्स को बिफोर अपॉइंटमेंट देने से पहले किसको अपॉइंटमेंट देने से पहले स्टैट्यूटरी सेंट्रल या तो ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंटमेंट देने से पहले ऑप्टेन करना है डिक्लेरेशन ऑफ द इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस क्या होता है? तो ये रेफर करता है सिचुएशन ऑफ ओइंग द मनी टू द बैंक्स इन एनी केस व्हाटसोएवर। इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक्स बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आरबीआई ने ये डिसाइड किया गया है कि जो ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट फर्म जो को अंडरटेक नहीं करना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट जब वो एसोसिएट होती है इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक से ड्यूरिंग द सेम ईयर। यानी एक ईयर के अंदर जिसने इंटरनल असाइनमेंट किया गया है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट नहीं देना है। लाइक कॉन्करेंट ऑडिट, जो कॉन्करेंट ऑडिट करके बैठा है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता उस ईयर का, उस बैंक का। इंटरनल ऑडिट ऑफ द बैंक्स कंडक्टेड मंथली ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है? तो इंटरनल ऑडिट होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है मंथली, मंथ वाइज किया जाता है ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर। प्लानिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को कि ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रायर टू द स्टार्टिंग इनिशियल ऑडिट, ऑडिट करने से पहले उसको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट वर्क रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। Establish the understand of the terms of the engagement as per the ऐसे 210 agreed the terms of an audit engagement. Communications with the previous auditor, communicate करना पड़ेगा previous auditor से as per the clause 8 of the part 1 of the first schedules to the Chartered Accountancy Act 1949. Chartered accountant in the practice cannot accept the position, accept नहीं कर सकता वो positions audit as an auditor previously held by the अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पोजीशंस लेकर बैठा है तो उसकी पोजीशंस वो ले नहीं सकता जब तक वो कम्युनिकेट ना करते राइटिंग के अंदर। ही शुड गेट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको एनओसी लेना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर से और उसको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वेदर ही हैज़ any objections to such an appointment made for any valid reasons। यानी कि जो प्रीवियस ऑडिटर है उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है इस अपॉइंटमेंट को लेकर तो उसको ये बताना पड़ेगा न्यू ऑडिटर को, नया ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसको, और उसको ये रीजंस भी देना पड़ेगा, वैलिड रीजंस के साथ बताना पड़ेगा कि क्यों उसको ऑब्जेक्शंस है नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से। टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट 210 के हिसाब से जो टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट है वो रिक्वायर्ड करता है फॉर ईच पीरियड, हर पीरियड के लिए लेना पड़ता है जो भी ऑडिट किया जा रहा है। द ऑडिटर शुड एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर एग्री करता है टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट से विद द बैंक बिफोर बिगिनिंग द सफिशिएंट पोजीशंस ऑफ द फील्ड वर्क। यानी कि ऑडिट करने से पहले ये एंगेजमेंट किया जाता है, ऑडिट एंगेजमेंट किया जाता है। इट इम्परेटिव दैट द टर्म्स ऑफ एन एंगेजमेंट आर डॉक्यूमेंटेड, ये जो एंगेजमेंट किया जाता है इसकी टर्म्स जो है वो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ताकि कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाए। एज द टर्म्स हैव बीन एग्रीड इन रिलेशंस टू द ऑडिट एंड द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, ये दोनों चीज़ें बताई जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट असाइनमेंट के बिगिनिंग से पहले इनिशियल एंगेजमेंट। द ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स एज मेंशन, ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ेगी प्रोसीजर जो भी मेंशन की गई है 510 के हिसाब से। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस के अंदर यहाँ पर दिया जाता है। एंड इफ़ आफ्टर परफॉर्मिंग दैट प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर करने के बाद अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो मिस स्टेटेड है, जो कि मटेरियल भी है और अफेक्ट भी कर रहे हैं पूरे अफेक्ट भी कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर द करंट पीरियड, मतलब करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे अफेक्ट हो रहा है। एंड द इफेक्ट, और उसकी जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली अकाउंटेड नहीं की गई है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स भी नहीं दिए गए हैं। द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है इसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है। असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट रिस्क, द असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट रिस्क इज क्रिटिकल पार्ट, असाइनमेंट जो होता है एंगेजमेंट रिस्क का वो क्रिटिकल पार्ट है ऑडिट प्रोसीजर्स का। एंड शुड बी डन प्रायर, और पहले ही कर लेना चाहिए जब आप ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हो उससे पहले, सिंस इट अफेक्ट द डिसीजंस, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है डिसीजन एक्सेप्ट करने का एंगेजमेंट को, कि इससे अगर ये करके हमको लगता है कि हमको एक्सेप्ट नहीं करना तो हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग ऑडिट असाइनमेंट को। एंड ऑल्सो प्लानिंग डिसीजंस इफ द ऑडिट इज एक्सेप्टेड,
और अगर ऑडिट और अगर एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग ऑडिट, तो उसके केस के अंदर हमको जो प्लानिंग डिसीजंस होती है उसके अंदर भी दिक्कतें आ सकती है। एस्टैब्लिशिंग द एंगेजमेंट टीम, द असाइनमेंट ऑफ द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस बंदों को लाना ज़रूरी होता है हमारी टीम के अंदर, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग द एंगेजमेंट रिस्क, ताकि हम लोग एंगेजमेंट रिस्क को मैनेज कर पाएँ। जो साइज़ एंड जो कंपोजिशंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, साइज़, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस के। क्लाइंट जो बैंक है उसका साइज़, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम लोग मैनेज कर पाएँ एंगेजमेंट रिस्क को। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऐसे 315 आइडेंटिफाइड एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैसे करेंगे हम लोग ये, अंडरस्टैंड करके एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट। लेट डाउन करता है ऑडिटर शुड ऑब्टेन, ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज़ की एंड उसके एनवायरनमेंट की। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंट टू आइडेंटिफाइड असेस द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल से हम लोग ये आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। Sufficient to identify the and assess the risk of the material misstatements of the financial statement, whether क्या वो किससे होते हैं, ये मिसस्टेटमेंट्स, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स किससे होते हैं, या तो फ्रॉड से हो सकते हैं या तो एरर से हो सकते हैं। एंड सफिशिएंट टू डिज़ाइन परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और उससे हम लोग क्या कर पाएंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन कर पाएंगे। टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म, डिज़ाइन भी कर पाएंगे और परफॉर्म भी कर पाएंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को। आईसी को देख के हम ये पता लगा पाएंगे। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा 315 रिक्वायर करता है ऑडिटर को आइडेंटिफाइड करना एंड असेस करना रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एंड असोसिएशन लेवल पे फॉर द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड द डिस्क्लोजर्स टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इससे हम लोग डिज़ाइन एंड परफॉर्म कर पाएंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंड करना है बैंक को, उसके एनवायरनमेंट को जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी आता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक, बैंक को अंडरस्टैंड करना है एंड उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स आता है। ये एनेबल करता है ऑडिटर को, इससे ऑडिटर को क्या फ़ायदा मिलता है, तो आइडेंटिफाइड एंड असेसिंग द रिस्क, आइडेंटिफाई कर पाता है और असेस कर पाता है रिस्क को। डेवलप एन ऑडिट प्लान सो एज टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, वो डेवलप कर पाता है ऑडिट प्लान को ताकि वो डिटरमाइन कर पाएगा कि जो कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं ना, ऑपरेट कर रहे हैं ना, एंड टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क, और स्पेसिफिक रिस्क को वो एड्रेस कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, द अकाउंटिंग प्रोसेस procedures, financials and operational informations for the management used, and it also contributes to the bank's internal controls. Thus, understanding of the accounting process is necessary to identify and assess the risk of the material misstatement, चाहे वो fraud से हो रहा है या तो not, and टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इससे हम लोग डिज़ाइन एंड परफॉर्म कर पाएंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट डेवलप्स करता है कंट्रोल्स एंड यूज़ करता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है टू एड इन मैनेजिंग द की बिजनेस एंड द फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पर क्या बोला गया है, अंडरस्टैंड करना है आर रिस्क मैनेजमेंट को, अंडरस्टैंड करना है किसको, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को। मैनेजमेंट डेवलप्स द कंट्रोल्स, इससे हमको हम डेवलप कर पाएंगे कंट्रोल्स एंड यूज़ द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू एड द मैनेजिंग की बिजनेस, हमको पता पड़ पाएगी कि की बिजनेस क्या है एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होती है बैंक के अंदर वो जनरली रिक्वायर करता है फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें आती है, ओवरसाइडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस जो है वो क्या करेंगे, ओवरसाइड करेंगे, मतलब ऊपर से देख रेख रखेंगे। दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, या तो ब्रैकेट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो मैनेजिंग डायरेक्टर शुड अप्रूव द रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़, वो लोग क्या बनाएंगे, रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे। दिस पॉलिसी शुड कंसिस्टेंस विद द बैंक्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये कंसिस्ट करेंगे किससे, बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव से, बैंक का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उससे एंड उसकी स्ट्रेटजीज से, उसके कैपिटल स्ट्रेंथ से, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज से, रेगुलर रेगुलर रेगुल
regulatory requirements है and the types and the amounts of the risk it regards as acceptable, और कितने टाइप्स एंड अमाउंट के रिस्क एक्सेप्टेबल होंगे उससे. आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द risk that could significantly impact the achievements of the bank's goals should be identified. ऐसे रिस्क जिससे बैंक्स के गोल्स के अचीवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रही हो उसको आइडेंटिफाइड करना है, मेजर करना है, मॉनिटर करना है अगेंस्ट द प्री अप्रूव्ड लिमिट एंड द क्राइटेरिया. प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर. कंट्रोल एक्टिविटीज़, अ बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल. बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो मिटिगेट कर पाए रिस्क को, इंक्लूडिंग द इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज़. सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज़ बरोबर से की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक ऑफिशियल्स. एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द पोजीशंस, वेरिफिकेशंस एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शंस, रिकन्सिलेशन ऑफ द पोजीशंस एंड द रिजल्ट, सेटिंग अप लिमिट्स, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ द एक्सेप्शंस, फिजिकल सिक्योरिटीज़ एंड कंटिजेंट प्लानिंग. ये सब चीज़ें से हमको कंट्रोल पता पड़ पाएगी और कंट्रोल अच्छे हैं कि नहीं वो भी पता पड़ पाएगी. मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, methodologies and assumptions used to measure and mitigate the risk should be regularly assessed and updated. यानी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स बनाना पड़ेगा जहाँ पर मेथडोलॉजीज़ एंड अजम्पशंस यूज़ किए जाते हैं मेजर्स करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए रिस्क को रेगुलरली असिस्ट किया जाता है इनको एंड उसको अपडेट भी किया जाता है. दिस फंक्शन में बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट. एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट इसको कंडक्ट करेगी. रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैंक रिक्वायर्ड द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट फाइनेंशियल, operational and compliance informations on a timely and consistent basis. Those charged with the governance and management require the risk management informations. इनको चाहिएगा risk management informations ताकि ये लोग easily understand कर पाए and enables कर पाएँ, assess कर पाएँ changing natures को, changing natures of the banks risk profile को. मतलब ये लोग देख पाएँ कि कितना risk है, वो ये क्या कर पाएँ, assess कर पाएँ. कौन? Those charged with the governance and management. Engagement team discussions. The engagement team should hold. Engagement team क्या करेगी? Hold करेगी discussions to gain the better understanding. यानी engagement team एक दूसरे से discuss करेगी ताकि उससे better understanding होगी बैंक की and उसके environment की, including the internal controls. Internal controls भी इसमें include कर लेने हैं. And also to assess the potential for the material misstatements of the financial statements. और ये भी पता कर पाएंगे कि कितने material misstatement हो सकते हैं. Establish the overall audit strategy. ऐसे 300. Planning and audit of the financial statements. State the objectives of the auditor to plan. ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? प्लान करना है ऑडिट सो दैट इट विल परफॉर्म इन एन इफेक्टिव मैनर, ताकि इफेक्टिव मैनर में ऑडिट कर पाए. फॉर दिस पर्पस द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? एस्टैब्लिश करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट. ऑडिट करने से पहले इन्वॉल्व की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड द अदर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट while establishing an overall audit strategy. कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड अदर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट को क्या करेगा? वो ओवरऑल स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का पार्ट बनाएगा. विच डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, जो डिपेंड करेगा कैरेक्टर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर. मतलब किसको बनाना है और किसको नहीं, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर. डेवलपमेंट डेवलप द ऑडिट प्लान. ऐसे 300 के हिसाब से ये डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द इफेक्टिव मैनर. इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम व्हाइल प्लानिंग एंड ऑडिट. सबको इन्वॉल्व कर लेना है जब हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑडिट का. ऑडिट प्लानिंग मेंबर्स, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम सारे की मेंबर्स को कर लेना है. यहाँ पर क्या था ऊपर के अंदर, सारे की मेंबर्स को जो भी एंगेजमेंट टीम के अंदर है उन लोगों को प्लानिंग के अंदर जोड़ लेना है. ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम. ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान्स बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू. ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर समराइज करेगा क्या बना के? ये ऑडिट प्लान मेमोरेंडम बना के, ताकि
ताकि क्या कर पाए वो डिस्क्राइब कर पाए दी एक्सपेक्टेड स्कोप एंड द एक्सटेंट, ताकि वो ये डिस्क्राइब कर पाए, मतलब समझ पाए कि कितना स्कोप और एक्सटेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, यानी कितना स्कोप और एक्सटेंट तक हमको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। हाईलाइट कर पाए सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड द रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज़, कि जहाँ जहाँ पर सिग्निफिकेंट इश्यूज या रिस्क होंगे वो आइडेंटिफाइड कर पाए, एज वेल एज द डिसीजंस as well as the decision concerning the reliance on the controls, और डिसीजंस भी ले पाए कि हम लोग कंट्रोल्स पे कितना रिलाई करेंगे। प्रोवाइड द एविडेंस दैट दे हैव planned and they have planned the audit engagement appropriately. Evidence provide the evidence that they have planned, और वो एविडेंस भी ले पाए कि हमने प्रॉपरली प्लान किया गया था ऑडिट एंगेजमेंट को, एंड रिस्पॉन्ड भी किया गया है एंगेज रिस्क को, परवेसिव रिस्क को, स्पेसिफिक रिस्क को एंड अदर मैटर्स जो भी अफेक्ट कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट को। डिटरमाइन द ऑडिट मटीरियलिटी, द ऑडिटर शुड कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन, ऑडिटर रिलेशनशिप को कंसिडर करेगा, किसके बिटवीन में, ऑडिट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के रिलेशनशिप को कंसिडर करेगा जब वो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट। द डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑडिट मटीरियलिटी इज मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, जो डिटर्मिनेशंस होता है ऑडिट मटीरियलिटी वो क्या है, मैटर है एक प्रोफेशनल जजमेंट का, एंड डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द बैंक्स, और डिपेंड करेगा वो कि कितना नॉलेज है बैंक का, असेसमेंट ऑफ द एंगेजमेंट रिस्क का, एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसिडर द गोइंग कंसर्न को यहाँ पर देखना पड़ेगा जब हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बैंक की, तो ऑडिटर कंसिडर करेगा वेदर क्या कोई ऐसी इवेंट या तो कंडीशंस है जो ये सिग्निफिकेंट डाउट कर रही है बैंक्स की एबिलिटी को लेकर के कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, के क्या बैंक्स कंटिन्यू रहेगी एज ए गोइंग कंसर्न, assess the risk of the fraud including the मनी लॉन्ड्रिंग। एज पर दी एस 240 के हिसाब से द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाइड, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाइड करना एंड असेस करना रिस्क ऑफ द मटीरियल, रिस्क ऑफ द मटीरियल में स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे वो फ्रॉड से हो रहा है, टू ऑब्टेन, ताकि ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन दोज आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट्स एंड टू रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, और उसको रिस्पॉन्स भी कर पाएँ अप्रोप्रिएटली। जो एटीट्यूड होता है उसका वो कैसा रहना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसको रखना पड़ेगा ताकि वो मेंटेन कर पाए, मेंटेन कर पाए, रिकोगनाइज कर पाए पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स को जो कि फ्रॉड की वजह से हो रहे हैं। द आरबीआई फ्रेम द स्पेसिफिक गाइडलाइंस, आरबीआई ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस निकाली है जो कि डील करता है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग को एंड नो योर कस्टमर्स को नॉर्म्स। मतलब ये दो चीज़ें निकाली है उसने, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स, ये दो चीज़ें गाइडलाइंस के तौर पे आरबीआई ने निकाली है। द आरबीआई हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, आरबीआई टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर गाइडलाइन इश्यू करता है, नो योर कस्टमर गाइडलाइन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब वो इश्यू करता है, रिक्वायरिंग द बैंक्स टू एस्टैब्लिश द पॉलिसीज़, और बैंक्स को भी बोलता है कि आप पॉलिसीज़ एस्टैब्लिश कीजिए, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश कीजिए एंड कंट्रोल्स लगाइए ताकि आप डिटर कर पाएँ एंड रिकॉग्नाइज कर पाएँ एंड रिपोर्ट कर पाएँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। असेस द स्पेसिफिक रिस्क, द ऑडिटर शुड आइडेंटिफाइड, ऑडिटर आइडेंटिफाइड करता है एंड असेस करता है रिस्क ऑफ द मटीरियल में स्टेटमेंट फाइनेंशियल लेवल पे जो डिफर करता है रिस्क रिलेटिंग टू द परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परवेसिवली मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे, एंड पोटेंशियली जो अफेक्ट करेगा मैनी असर्शंस को, यानी ज़्यादातर असर्शंस को वो अफेक्ट कर रहा होगा। रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ द एन एक्टिविटीज़, द मॉडर्न डेज बैंक्स मेक द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द आउटसोर्सिंग, मतलब मॉडर्न डेज की बैंक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी जाती है एज अ मीन्स ऑफ बोथ रिड्यूसिंग द कॉस्ट, क्यों की जाती है, क्या ताकि रिड्यूस कर पाए कॉस्ट एज वेल एज मेकिंग द यूज़ ऑफ द सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल इंटरनली, और सर्विस ले पाएँ एक्सपर्ट की जो कि इंटरनली अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर हाउ अ नंबर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड, इसके साथ ही बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ बाय द बैंक्स, एंड देयरफॉर इट इज़ क्विंटेंस क्विंट एसेंशियल फॉर द बैंक्स टू इफेक्टिवली मैनेज दोस रिस्क, मतलब बैंक के हाथों में नहीं रहता फिर कि वो मैनेज कर पाए इन रिस्क को। रेस्पॉन्स टू
the assess risk, ऐसे 330, the auditor responds to assess the risk, required the auditor to design and implement the overall responses to address the assessed risk of the material misstatement at a financial level. The auditor should design and perform, auditor design करेगा, perform करेगा audit procedure को, उसका NTE देखेगा ताकि बेस्ड कर पाए रिस्पॉन्सिव टू दी असेस रिस्क, ताकि वो जान पाए कि कितना रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है असल्सन लेवल पे, वो भी वो जान पाए क्या करके, वो NTE लगाकर। इसके बाद आएगा स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, एक्टिविटीज़ जो डिटरमाइन करता है रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट of the normal operations. Stress testing is particularly important for mission critical software, but it is used for all the types of the software. RBI has required that all the commercial banks shall put in the place of the board approved stress testing framework. सारी जो भी कमर्शियल बैंक्स है, RBI ने बोला है कि आप लोग लगाइए इसको, ताकि आप स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क, स्ट्रेस टेस्ट कर पाएँ, मतलब स्ट्रेस टेस्ट आप कर पाएँ। आप ये बैंक्स को बोला गया है RBI ने कि आप ये लगाइए to suit their individual requirement which would integrate into their risk management systems, ताकि वो लोग जान पाए कि उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। बेसल 3 फ्रेमवर्क, बेसल नॉर्म्स और बेसल नॉर्म्स और एकॉर्ड आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इश्यूड बाय द BCBS। ये बेसल 3 फ्रेमवर्क है, इसके अंदर क्या है, नॉर्म्स और एकॉर्ड जो हैं इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। उन लोगों ने इसको बनाया है। द बेसल कमेटी जो थी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, BCBS इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, FSB, अंडरटेक an extensive review of the regulatory framework in wake of subprime crisis in the document titled Base 3, a global regulatory framework। मतलब ऐसी कोई क्राइसिस आई थी, उसकी वजह से एक कमेटी बनी थी और उसने क्या किया है, बेसल 3 नाम का टाइटल दिया है, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, ये ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर मोर रेजिलेंस बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम। इससे बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम अच्छी हो सकती है, मतलब क्या हो सकती है, रेजिलेंस हो सकती है। रिलीज्ड बाय द BCBS इन दिसंबर 2010। कब रिलीज़ किया गया था, दिसंबर 2010 के अंदर। ये इंटर अलाइट करता है प्रपोज सर्टन मिनिमम सेट ऑफ द क्राइटेरिया, इसके अंदर मिनिमम सेट ऑफ द क्राइटेरिया लगाया गया है फॉर इंक्लूजन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द न्यू डेफिनेशंस ऑफ द रेगुलर कैपिटल, द सेट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द BCBS विच मेनली फोकस्ड ऑन रिस्क टू द बैंक्स। इसके अंदर फोकस किसके ऊपर किया गया है, बैंक के रिस्क के ऊपर फोकस किया गया है एंड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं बेसल एकॉर्ड। रिलायंस ऑन या तो रिव्यू ऑफ द अदर प्रोसीजर, ऑडिटर शुड ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट्स द एडवर्स कमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, ये भी देखेगा कोई एडवर्स कमेंट है क्या ऑन द एडवांसेस अपीयरिंग इन द फॉलोइंग। प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई एडवर्स कमेंट होगी तो वो देखेगा। लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स के अंदर कोई एडवर्स होगी तो वो देखेगा, कमेंट होगी तो वो देखेगा। रिजर्व बैंक्स लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखेगा। कॉन्करेंट या तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखेगा। रिपोर्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज देखेगा। एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट्स, managers charge handing over report when incumbent in charge. The above report should be reviewed in the details. The statutory central auditor must review the annual financial inspections report of the RBI, ये भी देखनी पड़ेगी, relating to the banks and ensures that the variations in the provisions etc reported by the RBI have been properly considered by the banks manager। उन्होंने बराबर से इसको कंसिडर किया है, वो भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेगा। अभी स्टार्ट करते हैं एडवांसेस। क्लाइंट हमारा कौन है, बैंक है। एडवांसेस एंड लोन क्लाइंट के लिए क्या होगी, हमारे असेट्स होगी, क्योंकि बैंक के लिए एडवांसेस और लोन क्या होती है, असेट्स होती है।
इंटरेस्ट उसकी इनकम होती है बेस्ड ऑन द असेट क्लासिफिकेशन। असेट के क्लासिफिकेशंस के बेसिस के ऊपर कौन से बेसिस दिए गए हैं असेट के क्लासिफिकेशंस के। एक होता है स्टैंडर्ड असेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड असेट जिसको हम लोग एनपीए बोलते हैं, एक होता है डाउटफुल असेट, एक होता है लॉस असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कौन से कैसे कैसे एनपीए हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एडवांसेस अगर दिया है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अगर है, एग्रीकल्चर एडवांसेस अगर दिया है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर हमको देखना पड़ेगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप सीजन जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है, जहाँ पर क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर होता है। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर था। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के अंदर क्रॉप सीजन लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बोलेंगे। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कैसे बोलेंगे, जहाँ पर क्रॉप सीजन ग्रेटर देन 1 ईयर होगा। क्रॉप सीजन क्या होता है, तो टाइम टेकन जब सोविंग किया गया था तो वहाँ से लेकर हार्वेस्टिंग तक का टाइम जो भी लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप सीजन बोलते हैं। एनपीए कब होगा इन केस के अंदर, तो अगर ओवरड्यू हो जाता है ग्रेटर देन 2 क्रॉप सीजन्स, मतलब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो एनपीए हम लोग कब बोलेंगे, जब ओवरड्यू हो जाता है ग्रेटर देन 2 क्रॉप सीजन्स। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर कब बोलेंगे, जब ओवरड्यू हो जाता है ग्रेटर देन 1 क्रॉप सीजन्स। नोट करने की पॉइंट है यहाँ पर कि डेट ऑफ द एडवांसेस ऑफ द लोन्स नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, मतलब किस दिन पे एडवांस किया गया था लोन उसको कंसिडर नहीं करना है। अमाउंट ऑफ द लोन या तो इंटरेस्ट डज नॉट मैटर, कितनी अमाउंट की लोन थी या तो इंटरेस्ट थी वो मैटर नहीं करेगा। प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट अगर ओवरड्यू होता है तो ट्रीट दैट लोन एज एन एनपीए, ट्रीट दैट लोन अकाउंट एज एन एनपीए। उसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, एनपीए ट्रीट करेंगे। प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट, दोनों में से कुछ भी अगर ओवरड्यू होता है तो। टर्म लोन या तो बिल डिस्काउंटेड, अगर इसके अंदर ओवरड्यू ग्रेटर देन 90 डेज होता है तो इसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड फर्स्ट स्टेटमेंट्स और सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट्स के अंदर मिनिमम अमाउंट ड्यू थी लेकिन वो पे नहीं की गई है और सेकंड स्टेटमेंट भी आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट के बाद से 90 डेज काउंट करना है। सेकंड स्टेटमेंट के बाद से 90 डेज हो गए, ग्रेटर देन 90 डेज हो गए तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट की अमाउंट अभी भी अगर पेंडिंग में पड़ी है, अगर पे नहीं की है जो मिनिमम अमाउंट फर्स्ट स्टेटमेंट की थी वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। कैश क्रेडिट या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, एनपीए अगर आउट ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 90 डेज होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे एनपीए हो गया है। आउट ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन इज मोर देन द ड्राइंग पावर या तो सेंक्शन लिमिट। जो भी अमाउंट विड्रॉन की गई है वो ज़्यादा है ड्राइंग पावर या तो सेंक्शन लिमिट से। जब कोई क्रेडिट्स नहीं होते, जब क्रेडिट्स जो होते हैं वो कम होता है डेबिट से। टेम्परेरी डेफिशिएंसी क्या होती है, कैश क्रेडिट या तो ओवरड्राफ्ट जो है अगर वो ग्रांट की जाती है बेस्ड ऑन द स्टॉक, स्टॉक को रख के कैश क्रेडिट या तो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। तो बैंक्स रिक्वायर्ड द लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट, बैंक को लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। हाउएवर इन केस ऑफ द लार्ज बिजनेसेस, लार्ज बिजनेस के केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोग लेटेस्ट प्रोवाइड करें बैंक को क्या, स्टॉक स्टेटमेंट्स। इस केस के अंदर बैंक एक्सेप्ट करती है स्टॉक स्टेटमेंट नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से पहले का बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यानी बैंक सिर्फ एक्सेप्ट करेगी स्टॉक स्टेटमेंट जो कि ओल्डर नहीं होना चाहिए 3 महीने से। अगर जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो ग्रेटर देन 3 मंथ होगा तो जो अकाउंट है वो इरेगुलर हो जाएगा और इरेगुलर अकाउंट अगर 90 दिन से ज़्यादा रहा तो वो एनपीए हो जाएगा। उसी के अंदर टेम्पररी डेफिशिएंसी के अंदर हम लोग को रिव्यू भी करना पड़ता है और रिन्यू भी करना पड़ता है इस सीसीओडी को। तो ये जो रिव्यू होता है ये नॉर्मल बेसिस पे होता है तो इसकी भी ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट पे क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। और रिन्यू एड हॉक बेसिस पे होता है, ये डेट ऑफ सेंक्शंस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर फेल हो जाते हैं, 180 डेज हो गए और ना तो रिव्यू किया ना तो रिन्यू किया, कितने दिन हो गए, 180 दिन क्रॉस हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ओवरड्यू ग्रेटर देन 90 डेज हो गया, नॉट टू बी ट्रीटेड एज एन एनपीए, तो यहाँ पर हम लोग एनपीए नहीं ट्रीट करेंगे भले ही ग्रेटर देन 90 डेज का ओवरड्यू हो गया। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी थी अगर वो रेप्यूडेट कर देती है, मतलब कैंसिल हो जाती है, तो फिर हम लोग उसको एनपीए गिन लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर ड्यू डेट
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर ओवर ड्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डेज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनपीए बोल देंगे। एनपीए क्लासिफिकेशन बोरोड वाइज एंड नॉट फैसिलिटीज वाइज। एनपीए का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बोरोवर वाइज होता है, ना कि फैसिलिटी वाइज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, उससे कार लोन भी ली है, होम लोन भी ली है, पर्सनल लोन भी ली है, सीसीओडी भी ली है और गोल्ड लोन भी ली है। कार लोन जो है उसका ओवर ड्यू हो जाता है 90 डेज, तो वो एनपीए हो जाएगा। बट होम लोन, पर्सनल लोन, सीसीओडी और गोल्ड लोन ये तो सब का पेमेंट जा ही रहा है, मतलब ये तो रेगुलर ही है, फिर भी हम लोग इसको क्या ट्रीट कर देंगे, एनपीए ट्रीट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एनपीए जो होता है वो एनपीए का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बोरोवर वाइज होता है, ना कि फैसिलिटीज़ वाइज होता है। ये जो कार लोन, होम लोन ये सब क्या है, फैसिलिटीज़ है, तो इसके वाइज नहीं होता। अगर वो किस वाइज होता है, बोरोवर वाइज होता है। अगर यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक थी और एक ही बोरोवर था और उसी बोरोवर ने ये सारी फैसिलिटीज़ ली थी और उसमें से वो एक जो कार लोन थी उसका ओवर ड्यू हो जाता है 90 डेज, मतलब पेमेंट नहीं किया गया, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको एनपीए ट्रीट करोगे। तो ये जो भी लोन के अंदर भले ही यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, भले ही यहाँ पर बैंक को पैसा मिल रहा है, तो भी इस बोरोवर को क्या बोल देंगे हम लोग कि ये इसका अकाउंट एनपीए हो गया है, मतलब ये सब भी एनपीए में ही काउंट किए जाएंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ के अंदर भी जो भी अकाउंट्स होते हैं ये भी एनपीए के अंदर ही क्लासिफिकेशन हो जाएगा। नेट वर्थ ऑफ द बोरोवर नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड। जो बोरोवर की नेट वर्थ है उसको कंसिडर नहीं करना होता है यहाँ पर। अगर मुकेश अंबानी अगर वो बैंक लोन लेते हैं और ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं तो ओवर ड्यूज अगर ग्रेटर देन 90 डेज हो जाता है तो एनपीए हो जाएगा वो भी। एडवांस अंडर द कंसोर्टियम, कंसोर्टियम्स मतलब बहुत सारे बैंक्स मिलकर देती हैं, क्या देती हैं, लोन्स देती हैं। तो रिलायंस जियो का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट रिलायंस जियो को चाहिए था तो एसबीआई के पास गया वो, और एसबीआई यहाँ पर क्या है, लीड बैंक है। एसबीआई लीड बैंक है। एसबीआई ने क्या किया, कुछ कुछ परसेंट, एसबीआई के पास इतना पैसा नहीं था तो एसबीआई ने जितना था उसके पास से दिया और बाकी किसके पास से दिया, आईसीआईसी के पास से, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के पास से लेकर किसको दिया, रिलायंस जियो को दिया। तो जो एसबीआई थी वो क्या थी, लीड बैंक थी, और जो ये आईसीआई, एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक है ये क्या है, मेंबर बैंक है। रीपेमेंट ऑफ द लोन, अगर बोरोवर ने दे दिया है लीड बैंक को, लेकिन लीड बैंक ने फर्दर उसको मेंबर्स बैंक को नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर पेंडिंग है, मतलब यहाँ पर कैसे पेमेंट होता है, जो रिलायंस जो है वो अमाउंट किसको देगा, एसबीआई को देगा, और एसबीआई फिर फर्दर ये मेंबर्स बैंक को देगा अब उनके शेयर के हिसाब से, जितना उनका शेयर होगा मेंबर्स का उसके हिसाब से वो देगा। तो यहाँ पर अगर बोरोवर ने दे दिया है लीड बैंक को, पेड कर दिया है, लेकिन लीड बैंक ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है मेंबर्स को और ओवर ड्यूज हो जाता है मेंबर्स की बुक के अंदर ग्रेटर देन 90 डेज़ का, तो इसके अंदर एनपीए ट्रीट हो जाएगा। और एनपीए बेस्ड होता है रिकॉर्ड ऑन द रिकवरी ऑफ द बैंक्स, बैंक ने कितना रिकवर किया है उसके बेसिस के ऊपर एनपीए ट्रीटमेंट होती है। रेगुलराइजेशंस नियर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के पहले पहले रेगुलराइज करना का कोशिश की जाती है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर 2 पर्सन है, एक पर्सन जो है उसने लोन ली है और एक है वो ब्रांच मैनेजर है। तो ब्रांच मैनेजर के पास से लोन तो ले ली, अब क्या हो गया, बैलेंस शीट डेट पे रेगुलराइजेशंस करना है, तो वो क्या करेगा, वो बोल रहा है ब्रांच मैनेजर को कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा। तो ये जो पर्सन है ये क्या बोल रहा है ब्रांच मैनेजर को, क्या आप मुझे एक काम कीजिए, सीसीओडी दे दीजिए, सीसीओडी दे दीजिए और उसके पैसे में से मैं आपको लोन पे कर दूंगा। तो वैसा भी अगर कुछ किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या था, ओवरड्यू हो गया था 90 डेज से ज़्यादा का, वो जो लोन अकाउंट था वो ओवरड्यू हो गया था 90 डेज से ज़्यादा का, तो वो तो एनपीए हो गया था, वो एनपीए हो गया था। अब उसको रेगुलराइजेशन करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सीसीओडी बैंक मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है और उस सीसीओडी के अंदर से ही लोन पेड कर दी जा रही है, लोन का जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो पे कर दिया जा रहा है। तो इस केस के अंदर भी क्या हो गया, इस केस के अंदर जो लोन अकाउंट था वो रेगुलर हो गया, तो वैसे कुछ रेगुलराइजेशन किया जाता है तो उसको भी हम लोग डीम्ड एनपीए मान लेते हैं। ऑन टेक आउट फाइनेंस, टेक आउट फाइनेंस के अंदर क्या होता है, एसबीआई है और आईसीआईसीआई बैंक है। एसबीआई के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% चल रहा था और ओवर ड्यूज मोर देन 90 डेज हो गया था, इसका मतलब एनपीए हो गया। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑफर दिया कि आप ये जो आपका लोन अकाउंट है इसको शिफ्ट कर दीजिए हमारे अंदर और हम आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 8.75% ही चार्ज करेंगे।
तो अगर ऐसा कुछ शिफ्ट कर दिया जाता है तो ये जो लोन अकाउंट्स था ये एसबीआई के अंदर एनपीए था, तो वो जब शिफ्ट हो जाएगा आईसीआईसीआई के अंदर चले जाएगा तो वहाँ पर भी वो अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए ही हो जाएगा। एडवांस अगेंस्ट द केवीपी आईवीपी एलवीपी एनएससी एक्सेट्रा एलिजिबल फॉर दी सरेंडर, मतलब ये किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, एलआईपी, एनएससी, ये सब एलिजिबल होते हैं सरेंडर के लिए। तो अगर एलआईसी जो है मैच्योरिटी उसकी 50 लाख है, 20 साल के बाद होने वाली है और 10 साल तक का प्रीमियम पेड किया गया है और उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए है अभी। तो जो इसके अगेंस्ट में लोन ली जाएगी वो अगर 15 लाख रुपए की है तो मार्जिन कितना बच रहा है, 15 लाख की लोन है और 20 लाख की सरेंडर वैल्यू है। ये सरेंडर वैल्यू रख के यानी ये सरेंडर करके लोन ली जा रही है, मतलब ये दिया जा रहा है एज ए सिक्योरिटीज़ और लोन ली जा रही है। क्या दिया जा रहा है, एलआईसी दिया जा रहा है और उसके अगेंस्ट में लोन ली जा रही है। तो ये 15 लाख रुपए का था और उसकी सरेंडर वैल्यू अभी की कितनी है, 20 लाख रुपए है। तो दोनों के बीच का मार्जिन 5 लाख रुपए है। ये 5 लाख रुपए अभी मार्जिन अवेलेबल है बैंक के पास और ओवर ड्यू हो गया है ग्रेटर देन 90 डेज, मतलब पेमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एनपीए नहीं ट्रीट करेंगे, कब तक, जब तक मार्जिन अवेलेबल रहता है तब तक। इरोशंस इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू उड़ रही है मतलब ख़त्म हो रही है, उस केस में क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ अगर फॉल हो रहा है बिलो 50% तो वो डाउटफुल हो जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी फॉल हो रहा है बिलो 10% तो उसको लॉस असेट हम लोग मान लेंगे। इनकम रिकॉग्निशन, कैसे इनकम रिकॉग्नाइज की जाती है, तो स्टैंडर्ड असेट्स के अंदर अक्रूवल बेसिस के ऊपर की जाती है, सब स्टैंडर्ड असेट के अंदर कैश बेसिस के ऊपर की जाती है। बैंक प्रिपेयर करता है मेमोरेंडम अकाउंट कैश बेसिस के अंदर, जब सब स्टैंडर्ड असेट होती है कैश बेसिस के अंदर रिकॉर्ड की जाती है और उस केस के अंदर मेमोरेंडम अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सीजी गारंटी एडवांस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी गई एडवांस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर दिया गया गारंटी एडवांस होता है तो उस केस के अंदर ओवरड्राफ्ट ग्रेटर देन 90 डेज होता है। तो उसको कैश बेसिस के ऊपर हमको रिकॉर्ड करना होगा, मतलब अक्रूवल पे नहीं जाएगा वो, फिर वो कैश के ऊपर जाएगा और उसको हम लोग ट्रीट एनपीए नहीं करेंगे अभी। एडवांसेस अगेंस्ट द केवीपी आईवीपी एलआईपी एनएससी एक्सेट्रा, अगर ऐसा कुछ के अगेंस्ट के अंदर लोन दी गई है और सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है तो इस केस के अंदर हम लोग एनपीए नहीं मानेंगे और कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम एनपीए, रिवर्सल ऑफ द इनकम नॉट रिकॉर्डेड विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन द अक्रूवल बेसिस, अगर फर्स्ट टाइम एनपीए होता है तो रिवर्स करना पड़ता है इनकम को जो कि रिसीव नहीं हुई है, जो कि रिवर्सल ऑफ द इनकम नॉट रिसीव्ड, मतलब जो पहले अक्रूवल बेसिस पे हमने रिकॉर्ड कर दिया होगा उसका इंटरेस्ट और वो सब, तो अभी उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उसको रिवर्सल करनी पड़ेगी उस इनकम को जो कि रिसीव नहीं हुई है, विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, जो कि अक्रूवल बेसिस पे हमने रिकॉर्ड कर ली गई थी। ऑन द पार्शियल रिकवरी, मतलब बाद में फिर रिकवरी आ जाती है तो क्या करेंगे, अगर ई 1 लाख रुपए का था, प्रिंसिपल 60,000 का है और इंटरेस्ट 40,000 का है और बोरोवर ने कितना पेड किया है, 50,000 रुपये पे किया है, तो फर्स्ट हम लोग किसके अगेंस्ट में उसको करेंगे, फर्स्ट हम लोग इंटरेस्ट के अगेंस्ट में उसको ले जाएंगे और फिर सेकंड के अंदर प्रिंसिपल ले जाएंगे, प्रिंसिपल को फिर बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है फिर बाद में प्रिंसिपल को एडजस्ट करना है। अगर बोरोवर ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है कि पहले नहीं आप प्रिंसिपल को एडजस्ट कीजिए और बाद में इंटरेस्ट को एडजस्ट कीजिए, तो उसके हिसाब से करेंगे हम लोग, टू इट एज पर द इंस्ट्रक्शन जो बोरोवर ने दिया है उसके हिसाब से उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करेंगे हम लोग।